तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मगध साम्राज्य के भाग 2 में। तो आज हम लोग बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकंदर। आज के हम लोग वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? सिकंदर के बारे में। तो देखते हैं सिकंदर सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में हुआ था। कौन सा स्थान में हुआ था? मकदूनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? मकदूनिया में हुआ था। उसका मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर था। उसका मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर था। उसके पिताजी का नाम फिलिप था। उसके पिताजी का नाम क्या था? फिलिप था। उसके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। उसके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? रुखसाना था। उसकी पत्नी का नाम क्या था? रुखसाना था। उसकी पत्नी का नाम क्या था? रुखसाना। घोड़ा का नाम क्या था? बहुकेफला। घोड़ा का नाम क्या था? बहुकेफला। उसके जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। उनके थल सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूस निकेटर। उसके थल सेनापति का नाम क्या था बाबू? थेल्यूस सेल्यूस निकेटर। भारत पर वह आक्रमण कब किया? भारत पर वह आक्रमण 326 में किया। भारत पर वह आक्रमण कब किया? 326 बीसी में किया था। ठीक है ना। वह भारत से कब लौटा? मैंने भारत से वो छोड़कर, भारत छोड़कर वो कब चला गया? 325 बीसी में चला गया। कौन किस ईस्वी में चला गया? 325 बीसी में चला गया। भारत में व्यतीत किए वो भारत में कितने दिन रहा? 19 महीना। क्वेश्चन आता है, भारत में सिकंदर कितने दिनों तक रहा? 19 महीना तक रहा। कितने दिनों तक रहा? 19 महीना तक रहा। अब आगे हम लोग देखते हैं तक्षशिला के बारे में। किसके बारे में हम लोग देखते हैं? तक्षशिला के बारे में हम लोग देखते हैं। तक्षशिला कहाँ पे है बाबू? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तक्षशिला के शासक राजा आम्भी पर आक्रमण किया। वह कहाँ आक्रमण किया? तक्षशिला के शासक राजा आम्भी पर क्या किया बाबू? आक्रमण किया। ठीक है। और राजा अवधि के ने अधीनता स्वीकार कर दिया और राजा आम्भी ने उसे क्या कर दिया? अधीनता स्वीकार कर दिया। और राजा कौन बन गया? सिकंदर बन गया। पंजाब और कश्मीर के शासक राजा पोरस पर आक्रमण किया। पंजाब और कश्मीर के शासक पर क्या किया? आक्रमण किया। राजा जो पोरस था, पंजाब और कश्मीर का शासक था, कौन आक्रमण किया? सिकंदर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? राजा पोरस पर आक्रमण किया और युद्ध हुआ जिसमें झेलम, जिसे क्या कहा जाता है? झेलम नदी का जो युद्ध है ना कहा जाता है, या फिर कहा जाता है विस्तृतता का युद्ध, या फिर हाई एडिस्पीजी का युद्ध होता है। ठीक है ना। जो कितना ईस्वी में हुआ था? 326 बीसी में हुआ था, जिसे हाई एडिस्पीजी का युद्ध कहते हैं। ठीक है। जिससे राजा पुरस, जिसमें राजा पुरस के क्या हुआ? पराजय हुआ। जिसमें राजा पुरस क्या हो गया? पराजय हो गया। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, पत्नी उसकी जो थी रेक्सोना थी। उसकी पत्नी कौन थी? रेक्सोना थी। राजा पोरस की कलाई पर राखी बांधी। राजा पोरस की कलाई पर राखी कौन बांधी? सिकंदर की पत्नी रेक्सेना थी और राजा पोरस की कहाँ पर बांधी? कलाई पर राखी बांधी। ठीक है। इसकी सेना ब्यास नदी के पार करने से इनकार कर दे। किसकी सेना? सिकंदर का सेना जो था ब्यास नदी को पार करने से क्या किया? इनकार कर दिया। ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई? 323 बीसी में हुई थी। बेबीलोन में हुई थी। किसकी मृत्यु? सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी बाबू? बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में हुई थी। मकबरा कहाँ पे है? बेबीलोन में है। इसका मकबरा कहाँ पे है? बेबीलोन में है। विश्व का प्रथम विश्व बाजार, विश्व का प्रथम विश्व बाजार कहाँ से शुरू हुआ था? अलेक्जेंड्रिया से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? अलेक्जेंड्रिया से शुरू हुआ था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सेलिकस निकेटर के बारे में। सेलिकस निकेटर के बारे में जानते हैं। सेलिकस निकेटर अभी कौन था? सिकंदर का थल सेनापति था। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका भी शासन रहा। कब से कब तक? मुल्तान में शासन रहा। इसका शासन कहाँ रहा? मुल्तान, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। भारत पर आक्रमण कब किया था? कौन?
सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण किया था 305 बीसी में किया था। कब किया था बाबू? 305 बीसी में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। किसके किसके बीच युद्ध हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की क्या हो गई? पराजय हो गई। सेल्यूकस निकेटर की क्या हुई? पराजय हुई। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलिना कार्लेना से हुई। चंद्रगुप्त की शादी किससे हुई? चंद्रगुप्त की शादी हुई सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो थी हेलिना थी, उससे हुई। क्यों क्यों हुई? क्योंकि पहले का जो इतिहास का कहानी था कि जो राजा जिस राजा को युद्ध में पराजय करेगा, या तो उसकी पत्नी से, या तो उसकी बहन से, या फिर उसके कोई पुत्री से शादी विवाह कर लेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसे पराजित किया था? किसे पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। और सेल्यूकस निकेटर जब पराजित हो गया तो उसकी पुत्री से शादी किया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो थी उसका नाम क्या था? हेलिना, या उसका नाम क्या था? कार्नेलियस से हुआ था। किससे हुआ था शादी? हेलिना या कार्नेलियस से हुआ था। ठीक है। दहेज में दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। दहेज में क्या दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। कौन दिया? सेल्यूकस निकेटर जो था, दहेज में क्या दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को? क्या क्या दिया था? आगे हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में 500 हाथी दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में कितना हाथी दिया था? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया था। कितना हाथी दिया था? 500 हाथी दिया था। प्रथम विदेशी शादी था यह, जो था प्रथम विदेशी शादी था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किससे शादी किए थे? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलिना से शादी किए थे, जो क्या थी? विदेशी थी। और यह जो विदेशी हेलिना थी, यह जो है प्रथम विदेशी शादी था। यानी भारत का व्यक्ति जो है ना, सबसे पहले किस विदेशी से शादी किया था? सबसे प्रथम बार किस विदेशी से शादी किया था? हेलिना से शादी किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था। अब हम लोग देखते हैं उसके राजदूत के बारे में। किसके राजदूत के बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत के बारे में जानते हैं। तो उसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, जो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। कहाँ रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। कौन रहता था? मेगास्थनीज रहता था। मेगास्थनीज का जो पुस्तक है उसका नाम क्या है बाबू? इंडिका है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। क्या नाम है? इंडिका है। दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। इसके अनुसार भारतीय समाज में 7 भागों में बांटा गया है। इंडिका का जो पुस्तक है, दास प्रथा में इसका क्या है? उल्लेख नहीं है। और भारतीय समाज में इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 7 भागों में। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 7 भागों में। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सीरिया नरेश का राजदूत कौन था? सीरिया नरेश भी राजदूत था। किसका? आईमेकस का था। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आए। क्वेश्चन आता है, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डाइमेकस आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है ना। कहाँ आया था? भारत आया था। इन्हें मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी माना जाता है। और मेगास्थनीज का क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी माना जाता है। किसे माना जाता है? डाइमेकस को माना जाता है। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है। और इसे मेगास्थनीज का क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, मिस्र का जो शासक जो था टॉलमी द्वितीय था। मिस्र का शासक कौन था? टॉलमी द्वितीय था। ठीक है ना। और इसका राजदूत था डियानेमेकियस। डियानेमेकियस बिंदुसार तथा अशोक के दरबार में भारत आए। किसके दरबार में भारत आए? बिंदुसार तथा अशोक के दरबार में भारत आए। बिंदुसार सीरिया नरेश से 3 वस्तु की मांग की। बिंदुसार जो था, सीरिया नरेश जो था, उससे कितने वस्तुओं का मांग किया?
3 वस्तुओं का मांग किया। कौन किया? बिंदुसार किया। सीरिया नरेश से कितने चीजों का मांग किया था बिंदुसार? 3 चीजों का, मदिरा, सूखा, अंजीर और दार्शनिक। ठीक है ना। क्या चीज मांग किया था? मदिरा का मांग किया था। कि क्या चीज मांग किया था? मदिरा का। तो उसे मदिरा मिल गया था। ठीक है। और सूखा जो अंजीर का मांग किया था उसे भी वो मिल गया था। लेकिन जो दार्शनिक का जो मांग किया था सीरिया नरेश से बिंदुसार, उसे मिला? क्या मिला? दार्शनिक नहीं मिला। क्या मिला उस दार्शनिक? नहीं मिला। आगे हम लोग देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में हम लोग देखते हैं? मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखते हैं मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 322 बीसी से 185 बीसी तक रहा। कितने बीसी तक रहा बाबू? 322 बीसी से 185 बीसी तक रहा। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था बाबू? 345 बीसी में हुआ था। कितना कब हुआ था? 345 बीसी में हुआ था। ठीक है। राजगद्दी पर वह कब बैठा? 322 बीसी में बैठा। कि कब बैठा? 322 बीसी में बैठा। कब बैठा बाबू राजगद्दी पर? 322 बीसी में बैठा। उसका माता का नाम क्या था? मूड़ा गुणी था। उसके माता का नाम क्या था? मूड़ा था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम गुणी था। ठीक है। और उसकी पत्नी जो थी उसका नाम क्या था? दूरधरा था। उसकी पत्नी का नाम क्या था? दूरधरा था। किसकी पत्नी का नाम? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दूरधरा था, जो किसकी बेटी थी? घनानंद की बेटी थी। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं गुरु एवं उसके पीएम कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य। वो कौन थे? चाणक्य थे। और उसका पीएम का मतलब प्राइम हेड। ठीक है। उसका गुरु कौन थे? चाणक्य थे। क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। इनका पुस्तक जो था, किनका पुस्तक? किनका पुस्तक? चाणक्य का पुस्तक। क्या था? अर्थशास्त्र था। ठीक है। जिसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 15 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था बाबू? 15 भागों में बांटा गया था। मौर्य वंश की फिर इसकी स्थापना हुई। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी जो है विष्णु पुराण से मिलती है। किस पुराण से मिलती है बाबू? विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है विशाखादत्त एवं पुराण में निम्न कुल को कहा गया है। मुद्रा राक्षस जो है विष्णु पुराण में निम्न कुल को कहा गया है। किस कुल को कहा गया है? निम्न कुल को कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ तथा जैन धर्म में क्षत्रिय कहा जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में किसे क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मौर्य वंश को कहा जाता है। जस्टिन और एस्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेप डोट्रस एवं एंडोडोट्रस शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए प्रयोग किया शब्द? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। कौन किया? जस्टिन और एस्ट्रोबो ने। जस्टिन और एस्ट्रोबो ने किस शब्द का प्रयोग किया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए? सेंड्रोडोटस एवं एंड्रोकोटस। सेंड्रोडोटस एवं एंड्रोकोटस शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सर विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोडोटस एवं एंड्रोडोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। किसने इसका पहचान कराया? सर विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि जो सेंड्रोडोटस है और एंड्रोडोटस है, ठीक है, ये ही चंद्रगुप्त मौर्य है। आगे हम लोग देखते हैं प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत पर क्या किया? रौंद डाला था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में 12 वर्ष अकाल रहा। कितने वर्ष अकाल रहा पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में? 12 वर्ष में। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिली थी। किसके नेतृत्व से मिली थी? भद्रबाहु के नेतृत्व से मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेला में चला गया। कौन चला गया श्रवण बेला में? चंद्रगुप्त मौर्य चला गया, जहां 298 बीसी
संलेखना विधि से प्राण दिया गया था। संलेखना विधि से प्राण दिया था। किसने प्राण दिया था? संलेखना विधि से किसने प्राण दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन आता है संलेखना विधि से अपना जो प्राण 298 ईस्वी में दिया था, ठीक है, कौन दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य दिया था। आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म में दो चीज आता है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र जो स्थूलबाहु जो है श्वेतांबर से संबंधित है और भद्रबाहु जो है दिगंबर से संबंधित है। स्थूल बाहु श्वेतांबर से और भद्रबाहु दिगंबर से। भद्रबाहु दिगंबर से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं बिंदुसार के बारे में। आगे हम लोग किस चीज के बारे में देखते हैं? बिंदुसार के बारे में जानते हैं। तो बिंदुसार का शासन कब से कब तक रहा? 298 बीसी से 273 बीसी तक रहा। कब से कब तक रहा बाबू? 298 बीसी से 273 बीसी तक रहा। इसके पिता का नाम, किसके पिता का नाम? बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और इसकी माता का नाम दुर्धरा था। सर्जरी द्वारा उत्पन्न होने वाला पहला शासक, सर्जरी द्वारा उत्पन्न होने वाला पहला शासक जो था कौन सा था? बिंदुसार था। इसका उपनाम जो है बिंदुसार का अमित्रघात, शत्रु का विनाश करने वाला, शत्रु का विनाश करने वाला। अजातशत्रु का मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाश करने वाला। इसका उपनाम क्या था? अमित्रघात था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आजीवक का अनुयायी थे। स्थापना मोखली पुत्र गोसाल ने किया। ठीक है, परिवार विस्तार किया और कुल 101 संतान थे। कुल कितना संतान थे? 101 संतान थे। प्रधानमंत्री खलकाटक था। वायु पुराण से संबंधित है। भद्रसार के अनुसार इससे संबंधित है। जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया। जैन धर्म ग्रंथ में इसे क्या कहा गया? सिंहसेन कहा गया। किसे सिंहसेन कहा गया? बिंदुसार को। बौद्ध भिक्षु तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 युद्ध जीता। कितना युद्ध जीता बाबू? 16 युद्ध जीता। कौन जीता? बिंदुसार ने जीता। किसके अनुसार? भिक्ष तारानाथ के अनुसार। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। तक्षशिला में कितने बाबू बार विद्रोह हुए? 2 बार विद्रोह हुए। उस समय तक्षशिला के अनुसार बिंदुसार का वश बेटा सुसीम था। उस समय तक्षशिला के अनुसार जो था बिंदुसार का जो बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? सुसीम था, जो इसी विद्रोह को दबाने में असफल रहा। जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का क्या था? राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भंजा अशोक ने क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया था। और इसका मृत्यु कब हुआ था बिंदुसार का? 273 बीसी में। यानी बोल सकते हैं कि बिंदुसार का जो कार्यकाल था 298 बीसी से 273 बीसी तक था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उसका उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी का युद्ध जो 4 वर्ष तक चला। जो बिंदुसार का देहांत हो गया उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन लेगा? उत्तराधिकारी कौन लेगा? उस राज का राजपाट कौन चलाएगा? इसके लिए युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक चला। बिंदुसार के बाद मगध को सिंहासन पर अशोक बैठा। बिंदुसार के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? अशोक बैठा। आगे हम लोग देखते हैं अशोक के बारे में। किसके बारे में हम लोग देखते हैं? अशोक के बारे में देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था। अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 बीसी में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके पिता का नाम बिंदुसार था। उसकी माता का नाम सुब्रधांगी धर्मा था। दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, पोता का नाम दशरथ था। पोता का नाम क्या था बाबू? दशरथ था। प्रिय पत्नी उसकी क्या थी? उसकी कौन थी प्रिय पत्नी? कारुवाकी थी। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दी थी। वह कुआं आज भी पटना के आगम कुआं के नामक स्थान पर स्थित है। बोला जाता है कहानी के अनुसार, बौद्ध धर्म में कहानी के अनुसार बोला जाता है, ठीक है ना, अशोक ने अपनी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, राजपाट प्राप्त करने के लिए अपने बड़े भाई जो थे 99 भाइयों की हत्या कर दी।
तो अब आप लोग पूछेंगे कि बताइए 99 भाइयों की हत्या की, ठीक है, तो क्या वो 99 जो भाई थे उनके असल बड़े भाई थे? क्या जो थे 99 भाई उनके अपने इकलौते भाई थे, अपने माँ के बेटे थे? नहीं, उनके सौतेली माँ के बेटे थे 99 भाई। नहीं तो एक आदमी का ही जीवन काल 100 वर्ष पहले था, अब तो और धीरे धीरे 60-70 वर्ष तक ही रहा है, लेकिन 99 बच्चा कैसे हो जाएगा? 99 बच्चा सोचने वाली बात है। एक माँ के गर्भ से 99 बच्चा का जन्म कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा असंभव है। इसलिए उसके 99 जो बड़े भाई थे वो सौतेली माँ के क्या थे? बेटे थे, और उसने गद्दी प्राप्त करने के लिए 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। कितने भाइयों की हत्या कर दी थी? 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। कहाँ पे की थी? 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दी थी। कितने कहाँ डाली थी? एक कुआं में डाल दी थी। वह स्थान पटना में आज भी आदम कुआं के नाम से जाना जाता है। वह स्थान वह कुआं जो है आज भी आगम कुआं के नाम से जाना जाता है। आगम कुआं में ही यह इनार यह जो है कुआं अभी भी स्थित है। कहाँ स्थित है? आदम कुआं में ही यह इनार कुआं बोल सकते हैं, अभी स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं 269 ईस्वी में, 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। कितने कब कराया राज्य अभिषेक? 269 बीसी में कराया। राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कब किया आक्रमण? 261 बीसी में किया, ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया। कौन किया? अशोक ने किया था, ठीक है, तथा कलिंग की राजधानी तांसली पर अधिकार लिया, ठीक है, तांसली पर वो अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। कौन किया? अशोक किया, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कलिंग आक्रमण की जानकारी जो है हमें खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है बाबू? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं कलिंग आक्रमण के पश्चात हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म अपना लिया। जो अशोक था, ठीक है ना, वो पहले कौन सा धर्म में था? दूसरे धर्म में था, ठीक है ना, लेकिन वो जो कलिंग आक्रमण हुआ था जिसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, उसके बाद जो था अशोक जो है किस धर्म को अपना लिया था? किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजा निर्गास से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे दी थी? उपगुप्त ने दी थी। और इसका जो है बौद्ध धर्म में अपनाने की प्रेरणा इसका जो भतीजा था उसका नाम क्या था? निग्रोस से मिला, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अभी अशोक के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कौन भेजा? अशोक भेजा। अशोक का बेटा कौन कौन था? संघमित्रा और महेंद्र था, ठीक है ना। अपने बेटा एवं बेटी को प्रचार के लिए भेजा। कौन भेजा? अशोक भेजा। किस धर्म के प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आगे हम लोग देखते हैं अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक जो था पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों के अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस या बाहू से मिली। किससे मिली? बाहू से मिली, ठीक है ना, जो क्या था? इराक का राजा था। आगे हम लोग देखते हैं अशोक के शिलालेख को पहली बार टी हैंथलेर ने 1750 ईस्वी में खोजा। अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो ऑस्ट्रिया का क्या था? राजकुमार था, इससे मिली, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश के
गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की नदी तथा उदगैलान अभिलेखों के अशोक के स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। ठीक है, भाभू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट का नाम का प्रयोग हुआ था। अशोक के लिए भाभू अभिलेख में मगध सम्राट नाम का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं, अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति 253 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्म था। अशोक के ही समय में, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी, कब हुई थी, 255 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र थे। आगे हम लोग देखते हैं, अशोक की 5 पत्नियां थी। अशोक की कितनी बाबू पत्नियां थी, 5 पत्नियां थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। जिसमें अशोक का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे था, कारुवाकी का था। ठीक है ना, अशोक की 5 पत्नियां थी, जिसमें सबसे जो प्रिय पत्नी थी, कोई भी काम करने से पहले उससे क्या करता था, राय मसौदा करता था। ठीक है ना, जो यानी कह सकते हैं वो उसकी जो प्रिय पत्नी थी, कौन थी, ये तो 5 थी, लेकिन सबसे अधिक लगाव रखने वाली पत्नी कौन थी, कारुवाकी थी। क्या थी, कारुवाकी थी। इसी के कहने पर अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। बताओ, वो जो था अशोक, जो अशोक की पत्नी कारुवाकी जो थी, कारुवाकी के कहने पर कौन त्याग दिया, अशोक त्याग दिया। क्या त्याग दिया, युद्ध त्याग दिया। क्या त्याग दिया, युद्ध त्याग दिया। बताओ, वो जो था वो उससे कितना प्यार करता था, बताओ, कमेंट करके बताओ। आगे हम लोग देखते हैं, कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। किसने किया था, अशोक ने किया था। किसके प्रभाव से किया था, उसकी प्रिय पत्नी कारुवाकी के प्रभाव से। ठीक है ना, कश्मीर में झेलम नदी के तट पर किसकी स्थापना की थी, श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक किया था श्रीनगर की स्थापना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अशोक के आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा दान दिया। अशोक ने कितने गुफा दान दिया बाबू, 4 गुफा दान दिया। पहला का नाम था सुदामा, दूसरा का नाम था कर्ण, तीसरा कौन, चोपड़ा, चौथा कौन, विश्व झोपड़ी। ठीक है, बराबर की पहाड़ी वर्तमान जहानाबाद जिला में स्थित है। जो ये चारों पहाड़ी है अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, जहानाबाद बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहीं पे स्थित है। कहाँ स्थित है, जहानाबाद में स्थित है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं, आजीविकों के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। आजीविका के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ के द्वारा प्रदान किया गया था। जो दशरथ था, इसका कौन था, अशोक का दादाजी था। ठीक है, अब इसका उत्तराधिकारी कौन था बाबू, कुणाल था। इसका उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल था। किसका उत्तराधिकारी, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में धर्म यात्रा किया। अशोक 10वें वर्ष तथा बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है। ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि। ठीक है, ये सब का उपनाम है। ब्राह्मणी लिपि जो है भारत से मिली है, और ये जो है कैसे लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि का जानकारी की यहाँ से मिली है, भारत से मिली है, और यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्टी लिपि कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है। और अरमाइक लिपि की जानकारी कहाँ से मिलती है बाबू, अफगानिस्तान से मिलती है। ग्रीक लिपि की जानकारी कहाँ से मिलती है, अफगानिस्तान से मिलती है। सर एक कुना अभिलेख, द्वितीय अभिलेख। ठीक है, इसे कहा जाता है। अशोक 24,000, अशोक जो था 84,000, कितने हजार, 84,000। अशोक जो थे 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। बताओ वो कितना महान शासक था अशोक। ठीक है ना, वो कितने स्तूपों का निर्माण कराया था, 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। यानी वास्तव में जो था मगध साम्राज्य का सम्राट
अशोक ही था और इसने कितना हजार स्तूपों का निर्माण कराया था? 84,000। यानी सब मगध साम्राज्य में का जो मेन हीरो है ना, जितना चीज हम लोग पढ़े तो सबसे इसमें महान शासक हमको तो देखने में मिलता है, हमको पढ़ने और देखने से मिलता है अशोक ही था। ठीक है, सबसे महान शासक कौन था मगध साम्राज्य का? अशोक ही था। तो आज हम लोग मगध साम्राज्य का जो भाग 2 का वीडियो है इसको हम लोग इतना ही रहने देते हैं और आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आप लोग का डेली इसी तरह का प्यार हम लोग को, प्यार स्नेह हम लोग को मिलता रहे। ठीक है ना, ताकि ये इसी प्रकार का हम लोग का वीडियो जो है आगे डालने के लिए मोटिवेट होते रहे। ठीक है, थैंक्स।